हिमाचल प्रदेश की। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा जी। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल दस्तक के संपादक, जिनके पास कहानियों का पिटारा रहता है, हेमंत कुमार जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। और जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार, लोकमत समाचार समूह से जुड़े हुए आदेश रावल। सबसे पहले रुख करते हैं हेमंत कुमार जी आपका। हुआ क्या, कब से खतबदाहट चल रही थी? बीजेपी की तरफ से इस ऑपरेशन को लीड कौन कर रहा था? मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में कैंप किए थे, सुक्खू की सेहत को लेकर खबरें चल रही थी और ये सब पिछले 6-8 महीने से चल रहा था। विक्रमादित्य तो डे 1 से नाराज थे। नाराजगी की एक झलक उन्होंने अयोध्या में बालक राम के दर्शन के लिए जाते वक्त भी दे दी थी। पर जरा बताइए, भाजपा की तरफ से कमान कौन संभाल रहा था? किसकी हरी झंडी हुई और फिर हर्ष महाजन का कैंडिडेचर आया? हर्ष महाजन की बैकग्राउंड क्या है और जो बागी हुए और अभी अयोग्य करार दिए गए हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है? फिर उस पर आएंगे। हेमंत जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, कुछ शेर से शुरू किया था, तो अभी जो माहौल यहाँ बना हुआ है सब अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें भी एक शेर से मैं भी शुरू करूंगा। इरशाद है कि हमारे फिगार साहब एक शायर हुए यहाँ पे, वो कहते हैं कि जोशे तकमीले तमन्ना है खुदा खैर करे, और खाक होने का अंदेशा है खुदा कहर करे, कि तूने घर एक बुलंदी पे तो बना डाला है फिगार तू, मगर नींद में चलता है खुदा खैर करे। क्या बात है। तो हालत ऐसी है, जैसे आपने कहा हिमाचल में क्या चल रहा है, तो हिमाचल में देखिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है मौसम का 2 दिन के लिए, कल के लिए और परसों के लिए। तो मौसम के अलर्ट से आपको जानकारी होगी कि मौसम के अलर्ट कैसे होते हैं। मौसम का अलर्ट कैसे होता है कि सबसे पहले येलो अलर्ट जारी होता है, और येलो अलर्ट का जो टेक्निकली मतलब ये होता है कि देखिए आने वाले टाइम में मौसम खराब हो सकता है, आप थोड़ा एहतियात बरतें और अपडेट लेते रहे मौसम का बार बार जब भी कभी जाना हो कहीं पे। तो वो अलर्ट जब यहाँ पे आया तो उसकी कोई ज्यादा पूछ की नहीं गई, उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया गया और किसी ने वो येलो अलर्ट को इग्नोर कर दिया। येलो अलर्ट के बाद अब आया है ऑरेंज अलर्ट, और ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है ये, जो मौसम विज्ञान के हिसाब से, कि भाई साहब मौसम खराब हो गया है और अब जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है, घर से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, क्या फैसला करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अब इसके बाद जो आता है फिर वो रेड अलर्ट वाली बात आ जाती है कि भाई मौसम अब तो आपके सुनामी आ सकता है, अब क्या बोले बादल फट सकते हैं, अब जान माल का नुकसान हो सकता है। तो अभी हम ऑरेंज अलर्ट में चल रहे हैं। वैसे भी मौसम ने वैसे भी किया है सारा। तो जो आपने बात कही कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किसने शुरू किया, कि देखिए बहुत टाइम से कांग्रेस के भीतर कुछ सुलग तो रहा था, हल्का वल्का धुआं था। बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसमें, बीजेपी ने उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हो पंखा चलाते रहे, ताकि वो जब वो ज्वाला भड़की तो भाई साहब उस तरह का हो गया। आज हालात ये है, आज अभी की बात जो मैं करता हूं, कि अब कुछ देखिए स्थिति ऐसी होगी कि कांग्रेस से ज्यादा सक्रिय तो बीजेपी दिख रही है ना। और कल से उनके कुछ हेलीकॉप्टर्स पार्टी के, कुछ सीआरपीएफ आ गई यहाँ पे, कुछ हरियाणा से कुछ पुलिस आ गई सारे। तो वो गुलजार साहब कहते हैं ना एक जगह कि जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, कि ना गिलाप ना लिहाफ सर्दी बड़ी है, कुछ उस तरह की। तो ये बीजेपी तो अब इस मोड पे आ गई। ये बात ठीक है जो आप कह रहे थे कि बहुत पहले से ही चली हुई थी चीज, ये बहुत इबारत लिखी नजर आ रही थी कि देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारा विरोध हो रहा है, बहुत सारी नाराजगी है, बहुत सारी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जो हम पहाड़ों पे कहते हैं ना कि वो तीखे मोड़ देखो, खाई देख लो, चढ़ाई उतराई देख लो। तो वो देखने की कोशिश नहीं की और गाड़ी का एक्सीडेंट तो हो ही गया है। तो अभी तक की तो ये है जो मोटा मोटा है। हालांकि हम साथ साथ ही की मुद्रा में दिखे हैं ओकोर में सारी कांग्रेस, जिसमें प्रेस के मीडिया के सामने हुआ है, उसमें शिव कुमार भी थे, उसमें भूपेंद्र हुड्डा भी थे, उसमें सीएम भी थे, उसमें प्रतिभा भी थे। तो उसमें तय ये किया गया कि यार ऐसा करते हैं, ऐसा ही रहेगा सिस्टम जो चल रहा है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कुछ बनाएंगे जिसमें कि कुछ केंद्र के भी कुछ बड़े नेता होंगे, तो फिर मिल बैठ के कुछ काम करेंगे। और सीएम ने ये भी माना कि चलो गलती तो होगी, राज्यसभा में जो गलती तो हुई है, और उन्होंने अपनी ऊपर लिया है कि गलती मुझसे हुई है सारी।
तो अभी मोटा मोटा तो ये है। अच्छा, अब जरा दिल्ली का हाल जान लेते हैं। आदेश रावल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? सबसे पहले तो ये बताइए कि हिमाचल का टिकट अभिषेक मनु सिंघवी को कैसे मिला? अगर आपको याद हो, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार राज्यसभा की उम्मीदवारी के ऊपर, तो मैंने ये कहा था आपके शो में कि सोनिया गांधी को चाह रहे थे भेजना हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा, और उसके बाद राजीव शुक्ला गए और उन्होंने कहा कि देखिए सोनिया गांधी को वहां से मत भेजिए, थोड़ा रिस्की हो जाएगा, और विधायकों में काफी आक्रोश है, विधायक नाराज है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? आदेश, आपको आदेश जरा टू विंडो करिए। आदेश, आपको बीच में रोक रहा हूं। जिस तरह से हमारी सहयोगी रिपोर्टर मौसमी सिंह को जयराम रमेश ने भड़क कर कह दिया कि अमित मालवी का सवाल है, कहीं आपको भी वही तमगा ना दे दें कि आप अमित मालवी वाली टिप्पणी कर रहे हैं। कौन से वाली टिप्पणी? कुछ नहीं फर्क पड़ता इस बात से। तो ये भाई मौसमी सिंह ने यही सवाल तो जयराम रमेश से पूछा था ना कि क्या पार्टी को अंदेशा था कि वहां बगावत है, इसलिए सोनिया गांधी को नहीं पूछा, तो वो भड़क गए। कोई बात नहीं, वो उनकी पार्टी की आदत है, उनका अधिकार है वो भड़के। हमारा काम है सच्ची बात बताना, अच्छे से रिपोर्टिंग करना, दर्शकों तक पूरी खबर पहुंचे। ये छोटी मोटी धमकी चलती रहती दिल्ली में, नॉर्मल सी बात है। तो हुआ क्या कि जब सोनिया गांधी को ये कहा गया कि आप वहां से मत जाइए, वहां चुनाव हो सकता है और हमें इस बात का अंदेशा है कि विधायकों में नाराजगी है, तो ये तय किया गया कि ठीक है सोनिया गांधी राजस्थान से जाएंगी। अब ये हुआ क्यों? दरअसल एक मीटिंग हुई, स्टेट वाइज रिव्यू मीटिंग चल रही थी लोकसभा की तैयारी को लेके, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तीनों बैठते थे। और जब नंबर आया हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। राजीव शुक्ला ने बतौर प्रभारी इस बात का जिक्र किया कि आप वहां पे सरकार गिर सकती है, विधायकों में नाराजगी है। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से क्लियरेंस लेके सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, ये दो नाम वो हैं जो जिनको आज निष्कासित किया गया है, एक्सपेल किया गया है, ये उनमें शामिल है। इन दोनों को मंत्री बनाना है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नहीं बनाया। और ये बातचीत चल रही थी जहां राहुल गांधी भी मौजूद थे, खड़गे साहब भी मौजूद थे और वेणुगोपाल भी थे, जो आजकल पार्टी के सबसे पावरफुल नेता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया कि हाँ वहां सरकार गिर सकती है, राज्यसभा चुनाव आप हार सकते हो। लेकिन हम ये कैसे कहें कि जब आपने सोनिया गांधी की सीट चेंज कर दी, तो आपको अंदेशा तो था, आप इस बात को जानते थे कि वहां प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपने अपनी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष को एक सेफ सीट दी, आपने राजस्थान भेज दिया। तो इस तरीके से इनको पहले से इतला किया गया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की और आखिर में वही हुआ, अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। और चुनाव नहीं हारे, चुनाव तो हारे कोई बात नहीं, आपका झगड़ा सड़क पे आ गया। और इस पूरे ये जो पूरा कलेश हुआ है सौरभ जी, इसको लीड करने वाले कौन थे? विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे, जो 6 विधायक गए हैं। दरअसल वो उनमें 4 और शामिल थे, उनकी बात नहीं बनी। उनको लीड कौन कर रहे थे? विक्रमादित्य सिंह। इस्तीफा किसने दिया? विक्रमादित्य सिंह ने। धमकी किसने दी? उन्होंने। और जब कल शाम को ये पर्यवेक्षक दिल्ली से गए, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, DK शिव कुमार और भूपेश बघेल शामिल थे, इन्होंने सबसे पहले मीटिंग की सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अकेले में, फिर बुलाया प्रतिभा सिंह को और फिर बुलाया मुकेश अग्निहोत्री को। इन तीनों लोगों से बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। घोषणा कौन करता है? राजीव शुक्ला। ऐसा क्यों होता है? दरअसल कांग्रेस लीडरशिप ने ऑब्जर्वर्स को ये कहा कि इन सब लोगों को मनाइए, हम तुरंत इनको हटा नहीं सकते, क्योंकि इससे एक खराब परिपाटी पूरे देश में जाएगी। हर व्यक्ति फिर ऐसे ही दबाव बनाने की कोशिश करेगा विधायकों के थ्रू। तो 3 महीने का समय लीजिए, हम 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि हम कुछ करेंगे। अब क्या करना चाहिए उसके लिए ये लोग कैसे माने? मुख्यमंत्री के विभागों में कटौती की गई है, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जो सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन करेगी, और बाकी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इन सब में एक शर्त रखी मुख्यमंत्री ने कि हम चाहते हैं कि इन 6 MLAs को आप आज ही एक्सपेल करें, ताकि बाकी विधायकों में संदेश जाए कि उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, यानी जो बगावत करने की सोच रहा है उसके लिए भी एक मैसेज जाए। तो मुख्यमंत्री की ये बात कांग्रेस हाईकमांड ने मानी, और बाकी जो बातें थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी और साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स है उनको कम करना, इस बात पे मुख्यमंत्री को भी राजी होना पड़ा।
बेसिकली क्या है कि राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ने मिलकर सुक्खू को बनाया था। अब ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा बनाया हुआ व्यक्ति जो 1 साल पहले ही बना है और उनको इस तरीके से हटाया जाए, बहाना क्रिएट किया जाएगा, दोबारा से एक माहौल बनेगा, लोकसभा का रिजल्ट उसमें हो सकता है कि कारण बने, लेकिन इस तरीके से दबाव में हटाने के पक्ष में कांग्रेस हाईकमान नहीं। कई लोगों ने आदेश इस तरफ भी संकेत किया कि जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था तब इसे मैनेज करने के लिए राहुल गांधी देश में नहीं थे और प्रियंका गांधी ही सिरा संभाल रही थी। देखिए, ये बात सही है कि राहुल गांधी 2 दिन के अपने कैम्ब्रिज में भाषण देने गए हुए, लेक्चर देने गए हुए, और जब वो यहाँ पे नहीं थे तो उनके ट्रबल शूटर के.सी. वेणुगोपाल मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने इसलिए संभाला क्योंकि प्रियंका गांधी जब ये विधानसभा चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश का, तो राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा चल रही थी और उन्होंने एक दिन भी, शायद जहां तक मुझे याद है, वहां पे कैंपेन नहीं किया था। सरकार बनने के बाद जब सुक्खू साहब ने शपथ ली थी तब राहुल गांधी गए थे, मुझे याद है, उन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी और शपथ ग्रहण में गए थे। उसके बाद से वो नहीं गए और हिमाचल प्रदेश का पूरा श्रेय भी प्रियंका गांधी को मिला था। एक ओल्ड पेंशन स्कीम और एक प्रियंका गांधी, इन 2 लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था जो कहा जाता है। तो प्रियंका गांधी की वहां ज्यादा अच्छी पकड़ है। और आप देखिए, जिन 3 लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, डी.के. शिव कुमार, तीनों ही लोग प्रियंका गांधी के नजदीकी माने जाते हैं। कांग्रेस के सर्कल्स में कहा जाता है कि ये तीनों लोग प्रियंका गांधी के बहुत ही ज्यादा नजदीकी हैं। उन्हें ही वहां भेजा गया और जैसा ब्रीफ किया गया था वैसे ही उन्होंने इंप्लीमेंट किया। सरकार भी बचाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बचाई। तो दिल्ली से संकेत ये दिए गए थे कि सरकार नहीं गिरनी चाहिए किसी भी हालात में। लेकिन सामने दिक्कत इस बात की थी कि एमएलएस की शर्त ये थी कि कुछ भी करिए, इनको हटाइए, तब हम मानेंगे। कल रात को डी.के. शिव कुमार की और जो 6 बागी विधायक है उनमें से 3 के साथ फोन पे बात हुई। उनकी भी एक ही शर्त थी कि हम वापस आने के लिए राजी हैं। हमारा जो वोट है वो हमने विरोध में नहीं दिया है, हमने क्रोध में दिया है। तो हमारा जो क्रोध है मुख्यमंत्री के खिलाफ है, आप इनको हटा दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। लेकिन पार्टी इस बात से चिंतित थी क्योंकि वो पंचकूला में है और बीजेपी के लोगों के साथ उन्होंने मिलकर गेम खेला है, जो भी setting.com उनकी हुई होगी। तो इस लिहाज से उनको एक्सपेल किया गया है। तो ये बात आपकी सही है कि लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बातचीत लगातार हो रही थी और सुक्खू के बचने की जो ज्यादा श्रेय है, मुझे लगता है वो राहुल गांधी को जाएगा, क्योंकि एक मैसेज पार्टी के अंदर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा ना हो कि मैसेज ही देते रह जाएं और तब तक जैसा कि हेमंत जी जिक्र कर रहे थे ऑरेंज अलर्ट, वो कुछ ज्यादा हो जाए। शशिकांत जी, बीजेपी की तरफ से इस ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा था, जयराम ठाकुर या अनुराग ठाकुर? देखिए, जो शुरुआती दौर था इसको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा इस पूरे ऑपरेशन को। एक ऑपरेशन था जो दिल्ली से चला, जो सूत्र कहते हैं, और वो दिल्ली से चला जब इन विधायकों के साथ संपर्क साधा गया और उस समय स्टेट लीडरशिप को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। किसने संपर्क साधा? वो दिल्ली से छाता गया, वो नाम लेना उचित नहीं रहेगा, बहुत बड़े लोग हैं और उस वजह तो अमित शाह होंगे सबसे ऊपर सर, ये लल्लन टॉप है, नेता नगरी यहाँ खुल के बात होती है, बिना अमित शाह के आशीर्वाद के थोड़ी ऑपरेशन होगा। नेचुरली उनकी नजर में भी रहा होगा, अनुराग ठाकुर भी इन्वॉल्व रहे होंगे उसमें। शुरू से जब ये बात हुई तो उस समय जो भी बातचीत हुई और जो भी डील हुई या कह सकते हैं आप, वो सारा दिल्ली से चला और उसमें विश्वास में नहीं लिया गया स्टेट लीडरशिप को बहुत ज्यादा। स्टेट लीडरशिप को जो दिल्ली से जो नाम आप ले रहे हो, इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, और इसके अलावा एक नाम आप छोड़ रहे हैं, वो बता दीजिए। हाँ, वो नाम भी था जो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, तो नड्डा जी का नाम भी था। इसीलिए तो कह रहा हूं मिलाकर ये हमारे दर्शक हैं, हम इनको सब बता देते हैं। भाई, भाजपा में कोई ऑपरेशन हो रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और बिना अमित शाह की सहमति के ना यूपी में कोई ऑपरेशन होता है ना हिमाचल में होता और है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी तो ओपन एजेंडा लेकर चल रही है, कांग्रेस मुक्त भारत का। तो बीजेपी ने, क्योंकि इसमें कोई उन्होंने वो नहीं की कोताही नहीं, उनके मन में ये बात नहीं थी कि वो उसे छुपाएं, लेकिन सिर्फ एक सीक्रेट रखने की वजह से स्टेट लीडरशिप को इन्वॉल्व नहीं किया गया। और जब फर्स्ट फेज इसका ओवर हो गया, जब संपर्क स्थापित हो गया और उसमें जो 7 थे, जो पता चला है 7 विधायक थे, जिनमें से 6 मटेरियलाइज हुए वोट डालने के मामले में, तो 7 मामलों में जब उनसे बात हुई, उसके बाद
बल्कि बीजेपी के अंदर एक ये चर्चा है कि जब तक ये पूरा ऑपरेशन दिल्ली हाईकमान के सौजन्य से चल रहा था या उनके नेतृत्व में चल रहा था, तब तक तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। जहां ये बात जो है प्रदेश नेतृत्व के पास पहुंची और जब ये उसके बाद का ऑपरेशन वहां हुआ, वहां पर वोटिंग का इशू हो, बेशक विधानसभा में चाहे फाइनेंशियल बिल को पास करने का इशू हो या एक विधायक कांग्रेस के पक्ष में जाके मुख्यमंत्री के कहने पे वो वोट कराया हो, तो उसके बाद ही गड़बड़ शुरू हुई। और बीजेपी जो चाहती थी, कौन था वो विधायक? बबलू, जिसे कि हेलीकॉप्टर में लाया गया और मुख्यमंत्री खुद उन्हें लेके आए। और पहले माना जा रहा था कि क्योंकि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ है और उन्हें मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर तक जहां मत डाले जा रहे थे वहां तक लेके गए, उसकी वायलेशन की इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई और माना यह जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन वो फैसला देने वाला है, उस वोट को इनवैलिड करने वाला है और उसमें क्लियर कट हर्ष महाजन जी की जीत तय है एक वोट से। हाँ। लेकिन बड़े ही ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो चीज बीजेपी सर्कल में थी वो ऐसा हुआ नहीं उस दिन, और अंततः हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया और वो वोट वैलिड हो गई और 34-34 हुई और किस्मत के सारे हर्ष महाजन की विक्ट्री हुई, जो 25 है उनका नाम एक तरह से फाइनल हुआ। तो कुल मिलाकर अगर सौरभ जी आप इसे देखें तो कुल मिलाकर ये सारा ऑपरेशन 2 हिस्सों में हुआ और दूसरे हिस्से में बीजेपी के ऑपरेशन में गड़बड़ी शुरू हो गई और बीजेपी एक पार्ट तो कर गई कि हर्ष महाजन को जिता दिया और बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया, लेकिन इसी के साथ क्योंकि बजट सत्र चल रहा था और फाइनेंशियल बिल जो विनियोग विधेयक था वो पास होने वाला था, अब वो बिल पास ना होता तो ये सरकार गिर जाती। तो पूरी तैयारी इस बात की थी, लेकिन वहां पर बीजेपी गच्चा खा गई और उसमें उनका जो एक पूरा ट्रैक था इस पूरे ऑपरेशन को चलाने का, उससे जो ट्रेन थी वो पटरी से थोड़ा उतर गई, जिस वजह से सुक्खू जी को एक मुझे लगता है जीवन दान मिल गया और इस जीवन दान के सहारे अब उन्होंने पार्टी की चुनौतियों का भी सामना करने की हिम्मत उन्होंने जुटा ली है और बीजेपी की ये सुनियोजित एक पूरी तरह से एक योजना थी उसको भी उन्होंने पूरी तरह से आप टक्कर दे दी है। और इन विधायकों को जिस तरह से बर्खास्त किया गया लोकसभा से, उसके बाद निश्चित तौर पर मनोबल गिरा है, विधानसभा से उसके बाद उनका मनोबल गिरा है। आज की स्थिति में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई उनके हाथ से जो चीजें निकल रही हैं, जैसे विधानसभा के अब वो सदस्य भी नहीं है और कल को वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं है, तो जैसे हेमंत जी शेर कह रहे थे, मैं भी कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के, तो आज तो उनकी वो स्थिति बनी हुई है। अब फर्दर ये चर्चाएं चल रही है कि सुधीर शर्मा को शायद कांगड़ा लोकसभा सीट का टिकट दे देंगे, राजेंद्र राणा को शायद एक लोकसभा सीट का टिकट दे देंगे, वो चंडीगढ़ में उनका घर है, शायद चंडीगढ़ में दे दें। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें इतना समायोजित नहीं कर पाएंगे हिमाचल के विधायकों को, ये तो थोड़ा ज्यादा की हो गई। पर जरा यहाँ ठहर के बता देते हैं दर्शकों को कि वो 6 कांग्रेसी विधायक कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, बागी बने और फिर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन के मामले में अयोग्य करार दिया, जिसको अब वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। पर हम सब जानते हैं कोर्ट की अमूमन अपनी गति होती है ऐसे मामलों में फैसला देने की। 6 विधायक पहले हैं राजेंद्र राणा, सुजानपुर से दूसरी बार जीते हैं, सुर्खियों में आए थे क्योंकि जब पहली बार जीते थे तब बीजेपी के घोषित मुख्यमंत्री प्रत्याशी प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हराया था। दर्शक ध्यान दें, राजेंद्र राणा किसी ज़माने में धूमल के ही चेले हुआ करते थे, पहला नाम। दूसरा नाम सुधीर शर्मा का, धर्मशाला से हैं, लंबी राजनीति, मंत्री के तौर पर भी लंबी राजनीति, वीरभद्र खेमे के सरखास माने जाते रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खासम खास थे, उनके पिताजी भी मंत्री थे और वीरभद्र सिंह जी के खासम खास थे जी। तीसरा नाम लाहौल स्पीति से है रवि ठाकुर का, ये भी दूसरी बार के विधायक हैं, 12 जीते, 17 हारे, 22 फिर जीते। खुल के सुक्खू का विरोध कर रहे थे, मीडिया में बोल दिया था अभी उनको सरकार चलाना सीखने में महीनों लग जाएंगे क्योंकि इससे पहले वो कभी मंत्री भी नहीं रहे हैं। चौथा नाम इंद्रदत्त लखनपाल, बड़सर से हैं, पार्षद के तौर पर करियर शुरू किया और 12 में पहली बार विधायक बने और लगातार तब से चुनाव जीत रहे हैं। चैतन्य शर्मा गगरेट, यंगेस्ट एमएलए, पिता 81 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं यूपी काडर के और 22 में ये 2022 में पहली बार चुनाव लड़े विधानसभा को, उससे पहले 20 में जिला परिषद का चुनाव जीते थे और बड़े मार्जिन से। पहाड़ में 15,500 का मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है। छठवां नाम है देवेंद्र भुट्टो का, कुटलेहड़ से विधायक हैं, ऊना की सीट। 2022 से पहले यहाँ से लगातार बीजेपी जीत रही थी। ये जाइंट किलर थे क्योंकि इन्होंने सतपाल सत्ती को हराया था।
नहीं, माफ करिएगा, बीजेपी ने 4 बार के विधायक और जयराम सरकार में मंत्री वीरेंद्र कंवर को उतारा था। सत्ती तो ऊना की सीट से लड़ते हैं और यहाँ पर देवेंद्र भुट्टो चुनाव जीते थे। ये 6 विधायक हैं जो अयोग्य हो गए हैं, 3 निर्दलीय हैं, तो उनको योग्यता की इस तरह की अभी चिंता है नहीं। इसमें एक हैं हमीरपुर की सीट से आशीष शर्मा, दूसरे डेहरा से होशियार सिंह और तीसरे नालागढ़ से KL ठाकुर। संसदीय दृष्टि से देखें तो किसको कितना झटका लगा है इसमें, शशिकांत जी? जी, संसदीय दृष्टि से अगर 4 सीटें हैं, बिल्कुल 4 लोकसभा की सीट्स हैं और इसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस इसमें पहले ही काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी और कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए अभी मुझे नहीं लगता प्रतिभा सिंह मंडी से तैयार है, वो भी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। वो कह रही हैं कि वो चुनाव लड़वाएंगी और प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी 3 सीटों पर भी स्थिति कांग्रेस की खराब थी, पहले से ही खराब थी और बीजेपी के थोड़ी बेहतर स्थिति में माना जा रहा था और कांग्रेस के नेता खुद मान रहे थे कि शायद इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ये जो हुआ है इस बार, इस एपिसोड के बाद बेशक भाजपा की थोड़ी इमेज टार्निश हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर संसदीय चुनाव की दृष्टि से इसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टे कांग्रेस को इसमें नुकसान हुआ है। और खुद ये प्रतिभा सिंह ने भी इस बात को माना है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उन्हें सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने में अब नई मशक्कत करनी पड़ेगी। ये जो बेशक नए नेता थे, नए विधायक थे इनमें से कई, और ये अब जिस तरह से वहाँ से आए हैं तो कांग्रेस को इसमें निश्चित तौर पर झटका लगेगा। जी हेमंत जी, प्रतिभा सिंह कैंप ने, विक्रमादित्य सिंह ने तो अपनी ताकत दिखा दी, पर सत्ता की इस रस्साकशी में मुकेश अग्निहोत्री जरूरी किस्म की चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि बिल्ली के भाग से छींका फूटेगा, लड़ाई होगी वीरभद्र खेमे की और सुक्खू खेमे की और अंततः कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा? हेमंत जी, अनफॉर्चुनेटली मुकेश जी की अभी धर्मपत्नी का भी देहांत हुआ है और थोड़े उस तरह भी थे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मुकेश जी तो देखें जब से डिप्टी सीएम बने तब से चुप ही है और अब भी चुप ही है। ठीक है, वो पूरे जो 1 साल ये सरकार को हुआ है इसमें मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इस तरह की बात मुकेश जी ने सामने से आके कही। और ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सोचने वाली बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है यहाँ पे कि हम बोले कि वो नहीं होंगे तो मुकेश ही होंगे, कुछ इस तरह का होगा, ऐसा होगा। ये बहुत सारी कल तो डिबेट इसी पे चल रहा था कि एक अफवाह जैसी कुछ उड़ी नेशनल मीडिया में भी और तरह तरह की कि सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, तो सारे चैनल तो एक ही तरह की बात कर रहे थे कि मुकेश को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी था सारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। अभी जो कांग्रेस जिस स्थिति में है, अगर ये थोड़ा बहुत कहीं होता तो फिर वो पहले दिन से ही कुछ बातें होती, लेकिन वो वहीं पर खत्म हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकली और थोड़ा सा मीडिया को जो रहती है ना इस तरह की बात कि अब ये नहीं होगा तो अब ये हो जाएगा, तो ऐसा यहां तक तो नौबत आई भी नहीं। जहां तक ये जो हिमाचल के सिनेरियो की बात है कि हम कोई चीफ मिनिस्टर के बारे में सोचे, ऐसा नहीं सोचा गया है कहीं। और मुकेश जी, जो मैं पहले भी कहा था कि वो जब से डिप्टी सीएम बने हैं वो बस अपने डिप्टी सीएम शिप तक ही महदूद है, उसके बाद ना 5-50 में मैंने कोई जिक्र करते उनको देखा नहीं, ना सुना भी नहीं। देखिए, जो कह रहे हैं, एक मुझे लगता है कि मीडिया के एक बड़े सेक्शन में कल ये पूरे खबर चली रही कि सुक्खू का रिजाइन हो गया, सुक्खू साहब का रिजाइन हो गया है और उनकी जगह मुकेश अग्निहोत्री बन रहे हैं कि फलां बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं, थोड़ा चंडू खाने टाइप की खबरें थी। ना ही तो उन्होंने रिजाइन किया था और ना ही किसी को चीफ मिनिस्टर बनने की वो तो बड़े बाद की बातें ऐसी थी। पहला तो डैमेज कंट्रोल ये था कि आपस में बैठ के बात की जाए, सबको कुछ मान मनोबल वाला जो मसला था वो किया जाए, उसके बाद फिर किसी और स्टेप पे आ जाए। देखिए, एक चीज बिल्कुल इसमें साफ सी हुई है कि अब ठीक है, काफी हद तक डैमेज कंट्रोल दिख रहा है, ऐसा अभी फिलहाल तो दिख रहा है ऐसा। लेकिन मेरा मानना है कि पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है। और वो कहते हैं ना किसको कि कौवा कान ले गया और हम कान को तो भूल गए हैं और कौवे के पीछे पड़ गए हैं सारे, है ना। तो कौवे के पीछे पड़ने की कोशिश तो की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी खेल बहुत सारा होना बाकी है।
ये अलग बात है कि अभी जो दिख रहा है सामने वो ये है, हमारे यहाँ पहाड़ी में एक कहावत है, जो विधायकों के साथ हुआ है, जो छह लोगों के साथ हुआ है उनके साथ, कि चलो एक प्लानिंग थी, उन्होंने कुछ करने की ये था, साथ में बीजेपी साथ में जुड़ गई थी, वो पूरी तरह हो नहीं सका। लेकिन हमें एक बात माननी पड़ेगी कि 40 विधायक होने के बावजूद भी 25 विधायकों वाली बीजेपी जिस भी तरह से एक सांसद बना के लेगी, आपकी बगल में से निकाल के ले गई। और विधायकों, जो 6 विधायक, उनके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि हाँ, हिमाचल में एक कहावत है कि नत्थे जो की रोंदी नक्के जो भी गई, कि मतलब नथ के लिए रो रही थी। कहते कि वो उस तरह से रोना पिटना हमने डाला हुआ था कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे मान सम्मान नहीं हो रहे, वो नक्के देवी को नाक ही चला गया। अब आप वो भी नहीं रहे। तो ये है मोटा मोटा अभी तक। कांग्रेस आला कमान ने फौरी तौर पर तो संकट टाल दिया, लेकिन उन तक ये खबर पहुंच नहीं पा रही थी क्या? राजीव शुक्ला तो बड़े चतुर रणनीतिकार माने जाते हैं, बहुत विस्पर्स उन तक पहुंचती रहती हैं पार कॉरिडोर्स की। उनको नहीं पता था कि सुक्खू के हक में सब कुछ नहीं है? नहीं, उनको पता था। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि राजीव शुक्ला ने 6 महीने से ये बात कांग्रेस हाईकमांड को बोल रहे थे कि एमएलएस के अंदर बहुत अनरेस्ट है और वहां पे नाराजगी है और हमें मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। मैं इस बात पे आऊं, इससे पहले आपको 2 जवाब दे देता हूं जो आप अपने सहयोगी से साथियों से पूछ रहे थे। एक तो मुकेश अग्निहोत्री पुराने पत्रकार हैं और वो इसलिए नहीं बोलते, दरअसल उनके पास बोलने के लिए ना अच्छे खासे वकील हैं। पिछली बार से लेके जब सत्ता बनी थी तब से लेकर अब तक उनके इतने बड़े वकील हैं कि आखिर तक पुश करते रहे। और इस बार भी और राजीव शुक्ला ने आखिर तक पुश किया कि नहीं, मुकेश को ही सीएम बनाइए। यही वो व्यक्ति हैं जो विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जो सबको साथ लेके चल सकते हैं और वीरभद्र सिंह कैंप से आते हैं। और दूसरा था कि आप पूछ रहे थे कि एक हमारे जो साथी स्टूडियो में उनसे कि बीजेपी की तरफ से कौन था। दरअसल असाइनमेंट हेड थे सुदान सिंह, जो शिमला से लेके पंचकुला के बीच में कोऑर्डिनेशन देख रहे थे। अब मैं आता हूँ उस वाली बात पे कि कांग्रेस हाईकमांड दरअसल आजकल ना कंफ्यूजन में है कि कौन फैसला लेगा और कहां से लेगा। पहली बात, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, डिफेक्टो अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल, और तीसरे जो सबसे बड़े नेता है जिनकी चलती है सुनी जाती है वो राहुल गांधी। तो तीनों जगह जाके राजीव शुक्ला ने इस बात का जिक्र किया था कि सुक्खू साहब के लेकर भारी नाराजगी विधायकों में है और जो सबसे बड़ा कैंप है वीरभद्र सिंह का कैंप, जो जिनके पास ज्यादा विधायक है, उनकी नाराजगी ज्यादा है, तो आप इसमें कुछ कीजिए। लेकिन किसी ने भी इसमें कुछ करना ठीक नहीं समझा। और दरअसल कांग्रेस पार्टी ना ऐसी ही चलती है, वो बिल्कुल लेट लतीफ टाइप, और आखिर में जब तक मतलब पानी सर से ऊपर न गुजर जाए तब तक कोई फैसला यहाँ पे होता नहीं है। अब जब आपने परवेशकों को भेजा और वहां पे सब कुछ विधायकों को मैनेज किया और आपने बागी विधायकों से भी बातचीत की, चाहे वो डीके ने की हो, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा ने की हो, यही काम अगर आप पहले कर लेते तो शायद अभिषेक मनु सिंघवी भी जीत जाते, आपका झगड़ा सड़क पे नहीं आता और चीजें मैनेज भी हो जाती। और जो आपने आज चीजें मैनेज करने की कोशिश की है, फाइनली मुख्यमंत्री वही हैं और जो नाराज विधायक थे वो भी पार्टी के अंदर ही हैं और उन्हें अपनी बात समझा के हाईकमांड ने भरोसा देकर मना लिया। परसों रात को विक्रमादित्य ने प्रियंका गांधी को फोन करके कहा कि हम एक दिन भी इनके साथ काम नहीं कर सकते और मैं कल इस्तीफा दे दूंगा। सुबह होते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी बातचीत हाईकमांड से नहीं हो रही है, लेकिन हाईकमांड एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रहा था। क्यों आपने इतना लेट क्यों कर दिया, ऐसी नौबत क्यों आई, इसकी जवाबदेही आज पार्टी में किसी के पास नहीं है। फैसला ये होना था आज की जो पर्यवेक्षक गए थे तीनों लोग वहां से आज शाम को दिल्ली आके कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद सुक्खू के भविष्य का फैसला होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहीं से फोन कर दिया गया कि अगर हम इतनी देरी करेंगे तो हो सकता है कि विधायकों में और नाराजगी हो, जो आपने वहां फैसला कर दिया उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का रोल दिखाई नहीं दिया, वो पर्दे के पीछे ही रखा और शिमला से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और ये कह दिया गया कि सुक्खू साहब ही रहेंगे और हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन जो उसके पीछे की डेवलपमेंट थी, कमेटी का गठन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट और मंत्रालय किस किस को दिए जाएंगे। अब जो 2 मंत्री बनने थे सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा, अब उनकी जगह जो बाकी नाराज विधायक हैं, जिनकी संख्या मुझे लगता है कि 4 से 6 विधायकों की है, जो प्रतिभा सिंह कैंप से आते हैं, अब उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा।
यानी कुल मिला के जो डैमेज कंट्रोल आपने किया है वो हाईकमांड के हस्तक्षेप के बाद ये आप पहले भी कर सकते थे और आपकी एक राज्यसभा सीट और आ सकती थी और आपका राज्य भी सुरक्षित रह सकता था। ये और बता दीजिए जाने से पहले कि अभिषेक मनु सिंघवी पर क्या बीत रही है। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ना बड़े कूल टाइप आदमी है, उनको ये लगता है कि ये मेरा अधिकार है राज्यसभा जाना। अब आप सोचिए कि दिल्ली में उन्होंने एक मीडिया को लंच दिया और सबसे मिलते जुलते भी हैं, मिले भी, उस दिन भी मिले, वहां खड़गे साहब भी आए, वहां केजरीवाल भी आए, उनके लंच में सचिन पायलट भी आए, सब लोग आए। लेकिन जिन विधायकों को उनको वोट करनी थी राज्यसभा चुनाव में, उनसे नहीं मिले वो, ना उनके लिए कोई चाय रखी, ना उनके लिए नाश्ता रखा, ना कोई डिनर रखा। मतलब उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि इन विधायकों के साथ ही मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये नहीं तो कोई और दे देंगे, पिछली बार टीएमसी ने दिया था, इस बार आम आदमी पार्टी दे देगी। तो एक ये रवैया भी है। विधायकों ने इस बात का जिक्र किया जब पर्यवेक्षकों ने उनके साथ चर्चा करी कि हमसे वोट मांगी किसने, हमने तो बिना मांगे वोट उनको दी है। तो सिंघवी साहब बड़े कूल आदमी हैं, लेकिन उनको ये था कि मेरी राज्यसभा बिल्कुल तय है, हो जाएगी, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले सुक्खू साहब ने उनको ये आश्वासन दिया सबके सामने मीटिंग में, जब ये कहा गया कि कुछ विधायक हमारे नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरा नाम सुक्खू है और 3 विधायक भाजपा के भी हमें वोट देंगे। तो भाजपा का छोड़िए, उनके अपने 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और सिंघवी साहब चुनाव हार गए। हाँ, ये बात सही है कि जिनसे हारे वो पुराने कांग्रेसी हैं, हर्ष महाजन, और काफी वेल कनेक्टेड है कांग्रेस पार्टी में भी। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा धक्का उनको नहीं लगा है सिंघवी साहब को, जो उनके नजदीकी लोग बता रहे हैं कि उनको जैसे जैसे अजय माकन पिछली बार हार गए थे तो वो बहुत निराश थे, डिप्रेशन, मतलब बहुत डिप्रेस थे। सिंघवी साहब को ऐसा नहीं है, उनको ये है कि कोई भी पार्टी कांग्रेस के अलावा मुझे राज्यसभा भेज देगी। हाँ, वकीलों के ये जलवे तो हैं ही, यकीन ना हो तो कपिल सिब्बल से पूछ लीजिए। वैसे ये बताइए, कपिल सिब्बल से, जी हाँ, कपिल सिब्बल से, कपिल सिब्बल से इनकी जो सिंघवी साहब की लास्ट टीएमसी से आए थे, उनके समर्थन से आए थे, ये कांग्रेस प्लस टीएमसी के समर्थन से आए थे। और इस बार भी इनको आम आदमी पार्टी से वो पड़ता, क्योंकि सारे बड़े केसेस जो लड़ रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया का हो, सत्येंद्र जैन का हो, संजय सिंह का हो या अरविंद केजरीवाल का हो, सारे केसेस तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास है। और आज की जो टॉप शॉट लॉयर है हिंदुस्तान के, दिल्ली के, वो अभिषेक मनु सिंघवी तो हैं। इनकी अगर फीस का जिक्र कर लिया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। कर दीजिए हैरान हमको बता के आप। नहीं, मतलब अगर ये एक बार कोर्ट में पेश होते हैं और कहते हैं मिलोड, और वो कहते हैं कि एडजॉर्न फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, इतने में ही चेक कट जाता है, इतना ही काफी है। और जब ये दिल्ली से बाहर जाएंगे के लिए, कितने का कटता है? मुझे लगता है मिनिमम 6 से 7 लाख का दिल्ली में कटता है, सिर्फ एक बार माय लॉर्ड बोलने का। और जब ये दिल्ली से बाहर जाएंगे आपका केस लड़ने किसी भी हाई कोर्ट में, तो एक स्पेशल प्लेन चाहिए होता है, उसकी फीस डबल हो जाती है। और कोर्ट रूम से बाहर आते ही इनका बंदा आपसे चेक ले लेगा, वहां कोई वेटिंग नहीं है। जैसे लिखा होता है ना, वो आज नगद कल उधार, वो वाला मैटर नहीं है सिंघवी साहब का। और पार्टी को भी इस बात का एहसास कराते हैं, नहीं, जब ये पार्टी का केस लड़ते हैं इस बात का एहसास कराते हैं कि बिल काटेंगे पूरा, लिखेंगे पूरा अमाउंट कि मेरी इतनी फीस है, एक लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे नील, कि मैंने छोड़ दी पार्टी के लिए। एहसास पूरा कराते हैं कि इतनी फीस मैंने पार्टी के लिए छोड़ी है। तो बिल भेजेंगे बाकायदा, बताएंगे कि मेरी इतनी फीस बनती थी, तो इसको नील कर देंगे, ताकि आपको पता रहे कि ये काम फ्री में नहीं होता। कपिल सिब्बल भी ऐसा करते हैं? नहीं, कपिल सिब्बल ऐसा नहीं करते। कपिल सिब्बल जो है, मुझे लगता है कि 100 में से 40 केस तो वो, मुझे लगता है सामाजिक अपने जनाधार के लिए या सामाजिक लोगों के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक केस है प्रेस क्लब की जमीन का जो मिलना था, तो लोग उनके पास गए, साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा केस लड़ लीजिए, तो वो वही लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो जिसमें सिब्बल साहब जो है वो अपील हो जाते हैं, प्रो बोनो कर देते हैं। मनीष तिवारी, मनीष भी कर देते हैं। थोड़े से हार्ड रूल सिर्फ सिंघवी साहब के हैं, जो आसानी से। अभी मनीष कांग्रेस में ही है? हाँ, कांग्रेस पार्टी में है। और देखिए, पता क्या हो गया है, पंजाब के नेता, मैं किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, पंजाब के जितने भी सांसद जो कहीं भी जाना चाहते थे, वो इस किसान आंदोलन के बाद कहीं नहीं जा सकते। और बीजेपी के जितने लोग वहां से लोकसभा लड़ना चाहते थे, उनके लिए वो रास्ता आसान नहीं है।
इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आके प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि हमारे किसानों के कंसर्न को आप सुनिए, देखिए, ट्वीट किया, यानी एक संदेश देने की कोशिश की कि हमारा कंसर्न किसानों के लिए है। तो अब मुझे लगता है सबकी राजनीतिक मजबूरियां हो गई हैं कि जहां पे है वहीं पे रहे, उसी में फायदा है। हाँ, थोड़ी बहुत हलचल मच सकती है बीजेपी में, पंजाब में। वो हो सकता है कि कुछ विकल्प तलाशें आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर अकाली भी, दो ढींढसा वाली अकाली या बादल वाली अकाली, तो वो आपको तय करना है। लेकिन किसान आंदोलन ने सबको मजबूर कर दिया। तीन इंपॉर्टेंट बातें आपके दर्शकों के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली कि कल जब बजट पास कर रहे थे सुक्खू साहब, तो उन्होंने सेब के दाम क्यों बढ़ाए? दरअसल सेब के दाम बढ़ाकर भी उन्होंने ये संदेश दिया कांग्रेस आलाकमान को और खासकर राहुल गांधी को कि मेरी लड़ाई तो यहाँ पे एक बड़े देश के इंडस्ट्रियलिस्ट से है, जिसका नाम आप अक्सर अपने भाषणों में लेते हैं। दूसरा, कल जब बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया हाउस के अंदर से, तो मेरे पास वहां से एक व्यक्ति का फोन आया और कहा कि देखिए, अभी तक पुराने डीजीपी सुक्खू साहब ने रखे हुए हैं और हमें मार्शल चाहिए इन विधायकों को बाहर निकालने के लिए, हमें डीजीपी मार्शल नहीं भेज रहे हैं। तो ये कंट्रोल है, ये हालात हैं सुक्खू साहब के हिमाचल प्रदेश में कि उनको विधानसभा में डीजीपी मार्शल नहीं भेज रहे हैं। और तीसरा, जब ये तय कर दिया कांग्रेस आलाकमान ने कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को मंत्री बनाना है, तो राजीव शुक्ला ने इस बात का जिक्र किया उनके सामने, मुख्यमंत्री के सामने। मुख्यमंत्री ने हंसते हुए कहा कि देखिए राजीव शुक्ला जी, हाईकमांड जब नाराज होता है तो डांट लगाता है और मैं इस डांट को सह लूंगा, लेकिन इन्हें मंत्री नहीं बनाऊंगा। तो इतने कूल आदमी है सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, साफ साफ कह देते हैं कि मैं डांट सह लूंगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन करूंगा वही जो मुझे करना है। शशिकांत जी, हिमाचल, क्या सुक्खू लोकसभा तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस ने क्योंकि ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें नहीं बदला जाएगा, तो लोकसभा चुनाव तो ये निकलेगा और उसके बाद ही कहीं उसके बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे और उसके बाद की स्थिति में ही वहाँ पर बदलाव की बात फिर से आएगी। और कांग्रेस हाईकमान का जो स्टाइल है काम करने का, वो एक बार क्राइसिस के टाइम में तो वो सब इकट्ठा होकर आपको शिमला में भी नजर आएंगे, दिल्ली में भी नजर आएंगे, लेकिन बिना क्राइसिस के, जैसे आदर्श जी ने भी कहा कि वो आपको एक तरह से एक आराम से सारी शिकायतों को भी सुनेंगे और कुछ उसका नोटिस नहीं लेंगे। आपको याद होगा सौरभ जी, विधानसभा के चुनाव में 2 व्यक्ति ऐसे थे, पूर्व मंत्री, जो हिमाचल बीजेपी में मंत्री रहे और उसके बाद उन्हें कांग्रेस ने टिकट ऑफर किया और कांग्रेस के खर्चे पे वो धर्मशाला से दिल्ली तक पहुंच गए। कांग्रेस के 2 लोग उनके साथ थे, यहाँ ताज मानसिंह में उनको ठहराया गया। 2-2.5 लाख का बिल कांग्रेस ने उनका भरा और अगले दिन उनकी कांग्रेस में एंट्री होनी थी, पूरी ताजपोशी की तैयारी की जा रही थी। लेकिन सुबह सुबह अनुराग ठाकुर आए और उन्हें वहीं से उठाकर वापस लेके सीधे नड्डा जी के पास ले गए और वो बीजेपी के टिकट उन्होंने ले लिए। तो कांग्रेस एक ढुलमुल रवैया अपनाती है इस तरह के ऑपरेशंस में, और जिस तरह से कांग्रेस कभी तेज तरार रुख अपनाती थी वो अब कांग्रेस का मुझे नजर नहीं आ रहा है। इस वाले ऑपरेशन में भी अगर आप देखें, जो बबलू, जिसका हमने बात किया था, सुदर्शन बबलू, उस एक दिन पहले सीएलपी की मीटिंग शिमला में हो रही है और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उनका एक विधायक जो है वो होशियारपुर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर कल को उसे वोट देने के लिए लाना है तो कैसे लेके आएंगे। इसी बात का फायदा बीजेपी ने उस समय शुरू में उठाया, लेकिन बाद में बीजेपी ने भी वही गलतियां की और बीजेपी की गलतियों की वजह से उसका वो फाइनेंस बिल जो था, विनियोग विधेयक पारित हो गया। तो दोनों पार्टियां उस तरह से एक ढुलमुल रवैये में रही और बीजेपी को बीच में ये लगने लगा कि वो सुक्खू को अभी बदलकर जयराम जी को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी फिलहाल तो जो लगता है उस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि अभी मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने कोई चुनौती है। मुकेश अग्निहोत्री आलाकमान की तरफ देख रहे हैं कि आलाकमान कल को कहेगी और दिल्ली से अनाउंस होगा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब विधायकों से पूछा गया था, जिन विधायकों ने विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश जी का नाम लिया था, उन सभी के बारे में बाद में सुक्खू जी को पता चल गया कि ये वो विधायक थे जो मुकेश का नाम का समर्थन कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर वो एक बिटरनेस कायम हुई थी और इस बार कोई भी विधायक ये जोखिम नहीं उठाना चाहता कि वो पर्यवेक्षकों के सामने, ऑब्जर्वर के सामने मुकेश का नाम ले और वो लीक हो जाए बात और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू जी को ही देखना पड़े हिमाचल में। तो ऐसी स्थिति में मुकेश जी का भी मुझे लगता है अभी कोई वो नहीं है, तो सुक्खू की कुर्सी अभी बिल्कुल मुझे लगता है सुरक्षित है। हर्ष महाजन के मजे ही मजे। बिल्कुल, इस सब में अगर किसी को फायदा हुआ है वो सिर्फ हर्ष महाजन है,
अभी तक की गेम में। अदरवाइज जो 6 विधायक है वो भी निलंबित और बर्खास्त होकर देख रहे हैं, और बीजेपी को लग रहा है उसके पास सत्ता नहीं आई है, सुक्खू जी को लगा है उन्हें पॉलिटिकल डैमेज हुआ है, और विक्रमादित्य को लग रहा है कि उन्हें वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो आपने नाम लिया, हर्ष महाजन, जिसकी बल्ले ही बल्ले है।